अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगता है पूरी पीटीआई दीवारी गिरिया बन गई है और अब ये जल्द ही पूरी की पूरी जमात साफ़ हो जाएगी, इसके भी आसार नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से रियासत के ख़िलाफ़ एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया गया है, जिसके बाद एक नया बहरान पैदा हो गया है और रियासती इदारों में तशवीश की लहर है। और इस्लामाबाद में इस हवाले से कुछ क़यास आराइयाँ भी हो रही है। ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है और नवाज़ शरीफ की वापसी जिस तरह हो रही है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। पीटीआई के अलावा भी कुछ लोग खौफज़दा हैं और उनके ख़िलाफ़ चलाई गई मुहिम बेयकीनी की वो अब छट रही है। और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उससे पहले 4 मुल्कों के साथ कुछ वादे वईद लेकर करके आएंगे और इस 4 मुल्की दौरे की वजह से या इस 4 मुल्की तावन की वजह से उनका सियासी कद काठ इतना ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा कि बहुत सारे लोग जो है मज़ीद भी इससे परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो लेकिन इससे पहले 2 छोटी छोटी बातें, इसराइल और फ़लस्तीन में जो कशमकश नई शुरू हुई है और ये बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है, इस पर तो असूलन एक और प्रोग्राम बनता है। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये ज़िक्र करना मकसूद है कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई जो है उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में आज तक इसराइल की किसी कार्रवाई में इतने लोग शहीद नहीं हुए। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनकी पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह की जा रही हैं और इसराइल का निशाना शहरी इमारतें हैं, हमास के अड्डों के बजाय शहरी इमारतें हैं। दूसरी तरफ रूस, ईरान और पाकिस्तान ने और तुर्की ने फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया है, जबकि सऊदी अरब ने दोनों फरीक़ों से तहम्मुल का मुतालबा किया है और अमेरिका, यूरोप, फ्रांस वगैरह ये जो मुल्क हैं इन्होंने और भारत ने इसराइल की हमायत की है। और ईरान का रवैया एक किस्म का हैरतनाक कह लीजिए, उसने हमास की मुकम्मल मदद का ऐलान किया है, लेकिन ये मदद कब आएगी? वो कभी हमास की मदद नहीं करेगा। एक निशानी वो दे सकता है, वो इसराइल के सर पर बैठा है हिज़्बुल्लाह की शक्ल में जनूबी लबनान में। अगर वो हुक्म दे तो जनूबी लबनान से इसराइल पर हमला किया जा सकता है। अगर ये हमला होता है तो इसका मतलब है कि वो फ़लस्तीनियों के साथ है, और अगर हमला नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो अल-कुद्स का नारा सिर्फ़ एक सियासी और मख़सूस हवालों से कुछ मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनको फ़लस्तीनियों से कोई हमदर्दी नहीं, और इसकी इसलिए भी हमदर्दी नहीं है कि फ़लस्तीनी हमास की तहरीक ख़ास तौर पर वो दरअसल इख़वानुल मुस्लिमीन की एक ब्रांच है, जिसके साथ ईरान की बड़ी पुरानी नज़रियाती जंग है। मिस्र में भी ईरान ने इख़वानुल मुस्लिमीन पर जो आफत आई, जिसमें उसके हज़ारों अफराद शहीद कर दिए गए, उसमें भी ईरान की पूरी पूरी खुफिया मदद जनरल सीसी को हासिल थी। इसके बरक्स तुर्की जो है वो ज़ाहिर है वो उसका बॉर्डर इसराइल से नहीं लगता, लेकिन वो हमास की मदद कर रहा है और रॉकेट और ड्रोन और ये चीज़ें जो है वो जिस हद तक दे सकता है उसे वो उसने दी है और वो बाकायदा मदद कर रहा है। इसके अलावा कोई मुल्क फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहा। हाँ, वो कतर का ज़िक्र मैं भूल गया। कतर ने भी फ़लस्तीनियों की गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया, और जिन मुल्कों ने फ़लस्तीन की हमायत की है उन मुल्कों ने सब ने मुतालबा किया है कि 67 के बॉर्डर पर इसराइल वापस लौट जाए और 2 मुल्की जो नज़रिया जिसका कैंप डेविड में मुआहदा हुआ था उस पर अमल किया जाए, यानी फ़लस्तीन को एक मुल्क बनाया जाए, ना कि एक महसूर इलाका जो दरअसल इसराइल के ज़ेरे हिफाजत है और हर वक्त उसके ज़ेरे बमबारी रहता है। तो नाज़रीन, ये बहरान एक नई शक्ल इख्तियार करने वाला है, तो इस पर बाद में करेंगे। दूसरी बात जो है वो पीटीआई की तरफ से गद्दारी की, एक आलमी सतह पर गद्दारी की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। इन्होंने एक यहूदी रुकने पार्लियामेंट मिकाइल क्रैम इसको हायर किया और उसने कनाडा की पार्लियामेंट में पाकिस्तान पर पाबंदियों की एक करारदाद पेश की, और जब उसने इस करारदाद पेश करने की खबर एक ट्वीट के ज़रिए दी तो नीचे पीटीआई के लोगों ने उसका शुक्रिया अदा करने की भरमार कर दी और कहा कि पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई जाए और पाकिस्तान पर फ़ौजी पाबंदियाँ लगाई जाए, इसका नातका बंद किया जाए पीटीआई के अपने अकाउंट्स की तरफ से। जो एक गद्दारी की तीसरी कोशिश है। दूसरी कोशिश, इन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के सफ़ीरों से मुलाकात करके
पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए की थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का स्टेटस तजारती अपग्रेड कर दिया। वहाँ बुरी तरह इनको मुँह की खानी पड़ी, बल्कि इनके मुंह पर जूता पड़ा। और पहली कोशिश इन्होंने अमेरिका में की थी, वो भी नाकाम हो गई। वो तो मैंने उसका जिक्र अपने ब्लॉग में किया था कुछ दिन पहले, और उसमें मैंने लिखा था कि ये कोई कामयाबी पाकिस्तान की तो है, लेकिन इतनी बड़ी इसलिए नहीं है कि पीटीआई के कॉल पर अमेरिकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस की जो तादाद थी ना 60 के करीब, जिन्होंने पीटीआई को हमायत का यकीन दिलाया था, उन्होंने इस पाबंदी लगवाने में कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। यानी कि वो मामला वो शुरू हुए बगैर ही टाइम फिश हो गया। यही कुछ यूरोपीय यूनियन में हुआ और यही कुछ अब कनाडा में भी हो रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि पीटीआई ने तो गद्दारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और 3 मुख्तलिफ आलमी प्लेटफार्म पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की साजिश की। और अब भी जो शख्स ये शुबा करता है कि पीटीआई पाकिस्तान के दुश्मनों की, पाकिस्तान के गद्दारों की, ज़ायोनिस्ट एजेंटों की पार्टी नहीं है, तो उसके या तो दिमागी इलाज होना चाहिए या उसका रूहानी इलाज होना चाहिए, या फिर वो इलाज होना चाहिए जो हाफिज़ साहब आजकल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पूरी की पूरी पीटीआई इन दिनों दीवार गिरिया बनी हुई है। मुझे याद आ रहे हैं मुस्लिम लीग के वो लीडर जो दर्जनों के हिसाब से इमरान खान के दौर में गिरफ़्तार किए गए, और उनकी 2-2 महीने 3-3 महीने बाज़ की तो 1-1 साल तक दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की नौबत ही नहीं आई थी। और वो जब जेल से रिहा हुए तो हंसते हुए निकले, विक्ट्री के निशान बनाते हुए निकले, और उनके जेल में रहने तक उनके घर वालों की तरफ से कोई रोने की तस्वीर आई, ना कोई हमदर्दी का कार्ड खेला गया। लेकिन पीटीआई को आप देखें कि जो भी पकड़ा जाता है वो जब बाहर आता है तो रोता हुआ आता है, और उसके घर वाले भी रो रहे होते हैं, पूरी की पूरी पार्टी रो रही होती है। और रोने का ये सिलसिला जो है, इसने यानी एक अजीब व गरीब किस्म की इनके बारे में एक फ़ज़ा बना दी है कि ये क्या पार्टी है कि जो नारे इनकलाब के लगाती है, और ज़रा सी तकलीफ़ पर अब सियासी कारकुनों पर आजमाइशें जायज़ या नाजायज़ आया करती हैं। क्या दुनिया में कोई और सियासी पार्टी ऐसी है जो इस तरह रोई हो? ये तो मुजस्सम दीवार गिरिया बन गई है। और अब आसार नज़र आ रहे हैं कि अगरचे वज़ीर-ए-आज़म ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया था कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगेगी, उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पूरी की पूरी ये दीवार गिरिया गायब होने वाली है। इसके जितने भी इम्कानी पोटेंशियल उम्मीदवार हो सकते हैं या हो सकते थे, वो सब के सब दूसरी जमातों का रुख कर रहे हैं या घरों में बैठ रहे हैं। और साफ लग रहा है कि इलेक्शन में पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, और इस तरह ये दीवार गिरिया जो है ये मिसमार हो जाएगी, ढह हो जाएगी। और यहूदियों में पीटीआई में ये एक और मुशाबत है, यहूदी भी हर वक्त रोया करते हैं, ये भी हर वक्त रोया करते हैं। उनका भी कोई लीडर अंदर चला जाए तो उसकी तस्वीरें जो आती हैं वो कोई विक्ट्री के निशान बनाने वाली नहीं होती, वो रोने वाली तस्वीरें होती हैं। और दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने जो कुरान उठाकर हल्फ देने की एक मुहिम शुरू की है, ये एक तरफ तो उनकी शिकस्त, खौफ, पसपाई और यानी मायूसी की इंतहा की अलामत है, तो दूसरी तरफ ये फिर एक तौहीन कुरान का पहलू भी है, क्योंकि ये झूठी कस्में खा रहे हैं, कुरान पर झूठे हलफनामे दे रहे हैं, जिसको पंजाबी में मुहावरा है कि झूठा कुरान उठाना। अगर ये मुहावरा गलत है, क्योंकि इसमें झूठे का लफ्ज़ जो है वो कुरान के साथ जुड़ जाता है कि कुरान नौज़ुबिल्लाह झूठा है, हालांकि मकसद ये होता है कि कुरान उठाने की झूठी कार्रवाई। तो बहरहाल वो पंजाबी मुहावरे को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये झूठा कुरान उठा रहे हैं, कुरान पर झूठ बोल रहे हैं, इन पर इसका वबाल भी आने वाला है। क्या वो गंडापुरी गुंडा वो क्या है, वो उसने पहले उठाया, फिर कराची के शमीम हैदर नकवी जो 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश है कराची का, उसने कुरान पर हल्फ दिया, 3-4 ने और ने दिया, और सुना है कि कुछ और भी पाइपलाइन में है। तो इसका वबाल भी इन पर उतरेगा। और नाजरीन, यहाँ मैं आपको याद करा दूं कि अगरचे इमरान खान का जवाल आज से 3 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब जनरल फैज़ के मसले पर अनबन शुरू हुई थी और वो खटपट शुरू हुई थी, लेकिन इस जवाल में हकीकी उबाल कब आया और इस जवाल के कमाल ने कब धमाल डाली, ये तब हुआ जब इमरान खान बदबख्त की हिदायत पर, बल्कि इसके हुक्म पर, पीटीआई वालों ने, ईदे टल्ली ने, वो जो अनिल मुसर्रत है और एक वो भेड्डू है कराची का, उसका मुझे नाम नहीं याद आता, चीकू शीकू उसको कहते हैं, ये इन 3-4 बद औलादों ने, बदबख्तों ने मस्जिद नबवी की तौहीन की। और मस्जिद नबवी की तौहीन के बाद सब ने, मैंने अकेले ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि अब पीटीआई
نہیں بچ سکتے۔ اور اس بات کو سب سے زیادہ جس کی نشر و اشاعت کی میں نے تو 3-4 پروگراموں میں کی، لیکن جو رضی صاحب ہے آپ کے مشہور و معروف رضی دادا، انہوں نے تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن یہ یاد دہانی کراتے رہے کہ توہین رسالت کے وبال سے یہ لوگ نہیں بچیں گے، اور وہ نہیں بچے۔ اس کے بعد ان کے زوال پر جو کمال آیا ہے، اور کمال نے جو دھمال ڈالی ہے اور جو خطرناک ناقابل واپسی قسم کا ابال آیا ہے زوال میں، وہ اس واقعے کے بعد آیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا پی ٹی آئی پھر سنبھل نہیں سکی، پھر ہر جگہ پر اسے پسپائی ہوئی، ہر جگہ پر اسے مار پڑی، ہر محاذ پر اسے ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی، ہر جگہ پر توئی لعنت ہوئی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اب کل مردان میں آپ نے دیکھا، پرسوں مردان میں انہوں نے کنونشن کیا الیکشن کے حوالے سے، ورکرز کنونشن۔ مردان میں اچھا خاصی آبادی ہے اور اچھے خاصے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں، تو ان کا خیال تھا کہ 6-7 ہزار لوگ تو آ جائیں گے ایک بڑے احاطے میں جس میں 4-5 ہزار لوگ آ سکتے تھے۔ وہاں انہوں نے کنونشن کیا، اور آپ کو پھر یہ آپ نے دیکھا عبرت کا نشان کہ 150-200 سے زیادہ کارکن وہ اکٹھے نہیں کر سکے، حالانکہ انہوں نے واٹس ایپ پر ہر ایک ورکر کو ہدایت کی تھی کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے۔ ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا بحران پیدا کر دیا؟ افغان جو غیر قانونی افغان مہاجرین نے ان کے خلاف پر انہوں نے ایک بڑی تیز پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ ان افغان باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے، عالمی انسانی حقوق کے ادارے پاکستان آئیں اور ان افغان مہاجرین کی حالت زار پر رپورٹیں کرے۔ ناظرین اسی مسئلے پر ہمارا پی ٹی آئی سے بھی اختلاف تھا کہ وہ عالمی اداروں کو ملوث کر رہی ہے، پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دے رہی ہے اور اب تک دے رہی ہے۔ بات اس میں مختصر سی بات میں کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام افغان مہاجرین کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ان کو نہیں نکالا جا رہا جو رجسٹرڈ ہیں۔ یہ جو غیر قانونی آئے ہیں پچھلے عرصے میں، پچھلے 1 سال کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد غیر قانونی طور پر داخل ہوئی ہے پاکستان میں، اور انہوں نے پیسے کے بل بوتے پر مختلف علاقوں میں زمینیں مکان کرائے پر لیے خریدے، اور یہ ان کی جو بھاری اکثریت ہے، تمام کے تمام بھی کہا جا سکتا ہے لیکن بھاری اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو طالبان کے مخالف تھے اور کرزئی پارٹی کے حامی تھے۔ ان سارے گروپ یعنی ایک جو لبرل گروپ ہے، پرو امریکہ گروپ ہے، اس کے حامی ہیں، اور یہ پاکستان آ گئے تو ان لوگوں میں سے اکثریت نے جرائم شروع کر دیے اور ان کا پورا ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا اعتراض یہ ہے کہ ان پر پولیس ظلم کر رہی ہے۔ پولیس تو واقعی ظلم کر رہی ہے، یہ تو بات صحیح ہے کہ پولیس کو تو موقع چاہیے، کسی کے خلاف کمپین چلائیں، ان کو تو مال کمانے کا پیسہ چاہیے، وہ ظلم کر رہی ہے۔ لیکن ان افغان شہریوں کو نکالنا کوئی جرم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ملک بھی غیر قانونی طور پر پاکستان اپنے ملک میں آباد لوگوں کو برداشت نہیں کرتا، یا وہ رولز بناتا ہے سیاسی پناہ کے، وہ اگر شرطیں پوری کرتے ہوں تو یا تو یہ سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کریں طالبان سے، پھر دیکھتے ہیں۔ تو ان کو نکالنا کوئی جرم نہیں ہے، اور خاص طور پر جو جرائم کی لہر آئی ہوئی ہے کراچی سے لے کر پنڈی اور پشاور تک، پورے ملک میں جرائم میں 400% اضافہ ان افغان غیر قانونی افغان مہاجرین کی وجہ سے ہو گیا۔ پاکستان نے 40-50 لاکھ افغان مہاجرین کو 30 سال سے پناہ دے رکھی ہے، 30-40 سال سے، ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ صرف وہ ہیں جو اب آئے ہیں اور جرائم کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو ظاہر سیکورٹی اداروں نے بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا ہے، اور اسلام آباد میں یہ قیاس آئی ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان ان پشتون قوم پرستوں سے مل کر کوئی تحریک چلانے والے ہیں جو اس انخلا کے مخالف ہے، جن میں پختونخوا ملی پارٹی اور منظور پشتین کی پارٹی اور دوسرے پشتون قوم پرست پارٹیاں۔ ظاہر قومیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایشو بننے والا ہے اور اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت تو نکموں کی ہے۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ تو 1.5 کی بھی سیاسی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کسی نہ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا۔ ایک تو اس مسئلے پر بریف کیا جائے قوم کو کہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کوئی زیادتی نہیں کر رہا، پاکستان صرف اپنی سیکورٹی دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس پر بہرحال چیک رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے جو انسانی حقوق کے دائرے سے باہر ہو، لاٹھیاں مارنا، گھسیٹنا، دھکے دینا، اس طرح نہیں، ان کو پکڑا جائے اور ان کو پاکستان سے نکال دیا جائے۔ یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ناظرین، نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو 4 ملکوں سے وعدے وعید لے کر آئیں گے، اور ظاہر کچھ وعدے وعید کر کے بھی آئیں گے، سعودی عرب، قطر، امارات، چین، اور اس وجہ سے ان کا سیاسی قد کاٹ اتنا زیادہ ہونے والا ہے کہ اس سے پیپلز پارٹی بھی خائف ہے، اور آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی نے کچھ بیانات ان کے خلاف دینا شروع کر دیے، ابھی اشارے کے نام میں دے رہے ہیں، لیکن یہ غصہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کو پھر گرانا
या उनका रास्ता रोकना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। और इलेक्शन में उनकी जीत क्लियर है और इस 4 मुल्की वादे वहीद अगर काबिल रश्क अंदाज में तय हो जाते हैं तो फिर तो उनको इलेक्शन में हराना एक दीवाने का ख्वाब बनकर रह जाएगा। इस वक्त तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वो उनको एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो 16 माह का दौरे हुकूमत है शहबाज शरीफ का, ज़ाहिर है उसके बबाल से निकलने के लिए नवाज शरीफ को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। नाज़रीन, कुछ और पॉइंट्स भी हैं लेकिन इंशाल्लाह वो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हासिल कर दिया इन लोगों ने? ये इंसानी हुकूक है? मैं दुनिया के इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूं कि आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान का।